हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। सो आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। सो आई एम कृति कुमारी अग्रवाल एंड आई एम स्टार्टिंग दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बेसिकली एनफोर्स हुआ है 1 सितंबर 1872 से। सो ये डेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इस डेट को हमें याद रखना है। बेसिकली ये जो डेट है, इसी डेट पर एक और एनैक्टमेंट है जो एनफोर्स हुआ था, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट। सो आपको ये भी याद रखना है, इंडियन एविडेंस एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों का ही एनफोर्समेंट डेट सेम है, 1 सितंबर 1872। एप्लीकेबिलिटी की बात करी जाए तो ये वाला जो एक्ट है ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। ये जो एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। सो बेसिकली ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये अपने आप में पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है। और भी अदर लॉज हैं जो इससे कनेक्ट होते हैं बेसिकली, और कई सारे अदर लॉज हैं जिनको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही पढ़ते हैं, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ऐसे ही अदर कितने सारे और लॉज हैं हमारे पास। बेसिकली जो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एक मैक्सिम पर बेस्ड है, या मैं बोलूँ एक डॉक्ट्राइन पर बेस्ड है। इसको क्या बोलते हैं? पैक्टा सुंट सर्वांडा। इसका मतलब होता है अग्रीमेंट्स टू बी केप्ट। बेसिकली कोई भी आपने अगर अग्रीमेंट करा है, अगर किसी एक पर्सन के साथ, किसी एक पार्टी के साथ, तो उसका फुलफिलमेंट होना चाहिए, उसको कंप्लीट एक एंड तक पहुंचना चाहिए। तो बेसिकली यही पर्पस है इस लॉ का कि अग्रीमेंट्स को आपको क्या करो, फुलफिल करो, कंप्लीट करो, उसके एंड तक पहुंचाओ। ये किस पर बेस्ड है? इंग्लिश कॉमन लॉ पर बेस्ड है ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो 1872 से ही आप समझ सकते हैं ये कितना पुराना है। 1872 में बनाया है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने इसको बनाया है। तो जो इंग्लिश कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स थे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इस लॉ को बनाया गया है। और यहाँ पर अगर कुछ भी चीज़ स्पेसिफिकली एक्सप्रेस नहीं की गई है अगर इस लॉ में, और अगर कभी भी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि डाउट आ जाता है और लॉ में उस डाउट को क्लियर नहीं किया गया कि यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर जो जजेस हैं वो इंग्लिश कॉमन लॉ को रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ के जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जो हम देखते हैं कि अगर आप अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो इंटेंशन होनी चाहिए आपको एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की। जैसे कि ए ने अगर बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए की इंटेंशन ऐसी है कि जो बी है उसकी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, साथ ही साथ ए की भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है यहाँ पर। और लीगली इस ऑब्लिगेशन को हम यहाँ पर एनफोर्स करा सकते हैं कोर्ट में जाके। कई बार ऐसा होता है पार्टीज़ की इंटेंशन नहीं होती और इन जनरल वो ऐसे ही प्रॉमिस कर देते हैं एक दूसरे से कि हाँ आई प्रॉमिस मैं ये करूँगा, आई प्रॉमिस मैं ये करूँगा और मैं तुम्हें ये दूंगा। बट यहाँ पर इंटेंशन के लैक होने की वजह से लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही है और यहाँ पर आप कोर्ट में जाके उसको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते। तो अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो जो ये एसेंशियल है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्सप्रेसली, बट इम्प्लाइडली इम्पॉर्टेंट है। इम्प्लाइडली कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलता है कि पार्टीज़ की इंटेंशन है लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंग्लिश लॉ की बात करूं, वहाँ पर ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक्सप्रेसली कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, और इसके बिना आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा सकते कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ये है बेसिकली कुछ सेक्शंस की स्कीम। सेक्शन 1 to 75 बात करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, क्या कुछ बेसिक जनरल गाइडलाइंस हैं जिसको आप फॉलो करके कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। जो कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं वो पार्टीज़ ही बनाती हैं, कोई लॉ बना के नहीं दे रहा आपको।
ए और बी जनरल कोई भी पार्टीज़ हैं, वो आपस में कुछ ट्रांजैक्शन कर रही हैं, उसके रिगार्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम क्या क्या बातों को ध्यान रखेंगी, तो कुछ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स को बताया गया है फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 to 75। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और ये जनरल सेक्शंस ऐसे हैं ये हर जगह अप्लाई होता है। बेसिकली जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जनरल लॉ है जो सभी कई सारे अदर लॉज या अदर ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है। जैसे अगर आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, सेल करनी है, आपको पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, तो कई सारी चीज़ों में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 to 75। तो इन जनरल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। सेक्शन नंबर 76 to 123 बात करता है सेल की, जिसको अब ओमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर सेल नहीं है, अब यहाँ पे सेल के प्रोविजंस को हटाकर यहाँ से एक नया लॉ बना दिया गया है जिसको सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलते हैं हम। सेक्शन नंबर 124 से लेके अगर मैं बात करूँ 147, 148 से 181 एंड 182 से 238, ये जो तीन सेक्शंस ये जो तीन बेसिकली आप डिवीज़न देख रहे हैं सेक्शंस का, इन सेक्शंस में डील करता है बेसिकली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ स्पेशल तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैसे बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी। तो ये उन्हीं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से डील करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट एज़ कंपैरेटिवली जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो इन्हीं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी अप्लाई होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रॉम सेक्शन नंबर 239 to 266, इसको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया, हटा दिया गया है। और ये बात करता था पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप के प्रोविजंस को यहाँ से हटा करके एक नया लॉ बना दिया गया है जिसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें। अब इसके बाद आ जाते हैं हम प्रपोजल पर। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो सबसे पहले एक प्रपोजल बनता है। वो प्रपोज करता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ चीज़ प्रपोज करता है कि क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो वन पर्सन सिग्निफाइज, यानी कि सिग्निफाई का मतलब है यहाँ पर कम्युनिकेट करना। अगर एक पर्सन सोचता है कि मैं दूसरे को कुछ प्रपोजल दूंगा, तो अगर वो ऐसा सोच कर मन में ही रख लेता है तो क्या कम्युनिकेशन हुई, क्या अदर पर्सन तक बात पहुँची? नहीं पहुँची, तो ये प्रपोजल भी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करता है अपनी विलिंगनेस कि भाई तुम ये करना या नहीं करना। तो यानी कि प्रपोजल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, यानी कि हम यहाँ पर जो ये कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं कुछ करने का या कुछ नहीं करने का, वो इस आशय से कर रहे हैं या इस ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं कि हमें उसकी क्या चाहिए, असेंट चाहिए, ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर, कि भाई वो मंजूरी दे दे उस एक्ट और एब्सटेनेंस के लिए। यानी कि वो पॉजिटिव एक्ट जो हमने बोला था या वो नेगेटिव एक्ट बोला था, तो एब्सटेनेंस मतलब वो नेगेटिव एक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रपोजल। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जो प्रपोजल है वो इंडियन लॉ के अंदर ये जो टर्मिनोलॉजी है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इंग्लिश लॉ के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है प्रपोजल के जगह पर वहाँ पे यूज़ किया जाता है ऑफ़र। तो प्रपोजल और ऑफ़र दोनों ही साइमल्टेनियसली हम यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के बदले में। दोनों का मतलब सेम है। कहीं पर भी अगर प्रपोजल लिखा है, कहीं पर ऑफ़र लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का मतलब सेम ही है। एक पर्सन सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे पर्सन को कि क्या तुम ये एक्ट करोगे या क्या तुम ये एक्ट नहीं करोगे, और इस आशय से कि वो अपनी मंजूरी दे दे हमें उस एक्ट और उस एब्सटेनेंस के लिए। तो ये होता है प्रपोजल। अब प्रपोजल तो दे दिया, प्रपोजल देने के लिए दो पार्टीज़ भी हैं हमारे पास, मतलब मिनिमम तो दो पार्टीज़ होनी ज़रूरी हैं। अगर दो पार्टीज़ से कम है यहाँ पर, यानी कि सिंगल एक ही पर्सन है, तो वो प्रपोजल नहीं कर सकता। किसको करेगा वो प्रपोजल? किसी एक अदर पार्टी को ही तो करेगा। वन पार्टी और अदर पार्टी, तो दो तो पर्सन्स चाहिए ही चाहिए आपको। तो ये हो गए पार्टीज़ के नाम। जो प्रपोजल दे रहा है उसको बोलते हैं हम प्रपोजर और प्रोमिसर, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर और प्रोमिसी।
जो एक्सेप्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है उसी को हम प्रोमिसी और एक्सेप्टर बोलते हैं। जिसको प्रपोजल दिया जा रहा है उसको हम प्रोमिसी नहीं बोलते हैं। दिया तो किसी को भी जा सकता है, लेकिन वो एक्सेप्ट करेगा तभी वो प्रोमिसी बनेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन है, राम इज सेंट टू सर्च फॉर शर्माज नेफ्यू। राम जो है उसको भेजा गया शर्मा के नेफ्यू को सर्च करने के लिए। मीन टाइम ये शर्मा की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। शर्मा बाय एडवर्टाइजमेंट ऑफर्स एन रिवॉर्ड ऑफ ₹1,00,000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज नेफ्यू। भाई राम को भेजा गया इन टू सर्च फॉर शर्माज नेफ्यू। शर्मा के नेफ्यू को सर्च करने के लिए राम को भेजा गया। बेसिकली जो राम था वो शर्मा का सर्वेंट था। शर्मा ने मीनवाइल एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा दिया जिसमें लिखा और बताया कि 1,00,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा उस पर्सन को जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लेकर आएगा। राम ने उस बॉय को ट्रेस कर लिया, यानी कि शर्मा के नेफ्यू को ढूंढ लिया, एंड सब्सिक्वेंटली उसको पता चला कि भाई इस तरीके का कोई रिवॉर्ड मार्केट में ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट आया था, और यहाँ पर अब उसने क्लेम कर लिया। बॉय को तो उसने पहले ही ट्रेस कर लिया था, यानी कि वो ले आया था। तो क्या यहाँ पर राम एंटाइटल्ड है उस रिवॉर्ड के लिए? सो बेसिकली आप सोचें क्या हो सकता है इसके अंदर। यहाँ पर कैसा प्रपोजल है, कैसा नहीं है, तो एक तरीके से हम उसको डिटेलिंग में भी देख लेते हैं। बेसिकली कुछ इक्वेशंस है जो आपको माइंड में अपनी रखनी है, फिर हम वापस से इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले हमने बात करी प्रपोजल की। एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रपोजल दे रही है। अब वो प्रपोजल सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया, प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो पर्सन बन जाता है एक्सेप्टर या फिर प्रपोजी। ठीक है, दोनों नाम मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड के अंदर। तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद वो प्रपोजल क्या बन जाता है? प्रॉमिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन है जो आपको लिखना है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। इसके बाद एक नेक्स्ट इक्वेशन आती है जिसमें आप क्या लिखते हो? प्रॉमिस। प्रॉमिस में ऐसी चीज हम क्या मिलाएं जो क्या बन जाए? अग्रीमेंट। तो प्रॉमिस में आप मिलाओगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के अंदर कंसिडरेशन आप यहाँ पर किसी भी काइंड में कर सकते हो। कंसिडरेशन चाहे इनएडिक्वेट हो वो भी चलेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। एक पर्सन प्रॉमिस कर रहा है तो उसको बदले में क्या मिल रहा है? एक पर्सन कुछ एक्ट कर रहा है तो दूसरे पर्सन को क्या मिल रहा है? तो कुछ समथिंग इन रिटर्न, दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ए जो है अपना घोड़ा बेच रहा है बी को, तो ए जो है उसको क्या मिलना चाहिए? पैसा मिलना चाहिए। बी को क्या मिल रहा है? हॉर्स मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक दूसरे को मिल रहा है, तो समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू भी बोलते हैं इसको। तो प्रॉमिस के अंदर अगर हम कंसिडरेशन को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट अगर कोर्ट के अंदर एनफोर्स कराया जा सकता है उस अग्रीमेंट को, यानी कि अग्रीमेंट के अंदर अगर हम एनफोर्सिबिलिटी को ऐड कर दें तो ये बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर भी देखो क्या हुआ है, शर्मा ने क्या करा? एक एडवर्टाइजमेंट करा। एडवर्टाइजमेंट किसकी तरह डील कर रहा है? एक तरीके से ऑफर की तरह। यहाँ पर लिखा भी है एडवर्टाइजमेंट ऑफर्स अ रिवॉर्ड, तो यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं प्रपोजल की तरह कि ये क्या है? प्रपोजल है। एक शर्मा ने एक प्रपोजल किया जिसमें रिवॉर्ड का बोला 1,00,000 रुपए मैं दूंगा उस पर्सन को जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा। लेकिन जो उसका सर्वेंट था वो पहले ही जा चुका था शर्मा के नेफ्यू को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पर जब राम जो है उस बॉय को ट्रेस करके लेकर आया, उसके बाद उसको उस रिवॉर्ड के बारे में पता चला जो एडवर्टाइजमेंट में शर्मा ने पब्लिश करवाया था। यहाँ पर बेसिकली आपको दो बातें और पता चल रही हैं, यानी कि ऑफ़र और प्रपोजल जो हम बात कर रहे थे वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है जनरल ऑफ़र और एक होता है स्पेशल ऑफ़र। स्पेशल ऑफ़र के अंदर हम ये बोलते हैं कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को ही ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए ने बी को ऑफ़र किया कि क्या तुम मेरा हॉर्स खरीदोगे? बी ने बोला बिल्कुल खरीद लूँगा, 10,000 रुपये में खरीद लूँगा, आई अग्री। तो यहाँ पर क्या है? ये स्पेशल ऑफर है। ए ने बी को ऑफर दिया ना, किसी अदर पार्टी को तो नहीं दिया या 4-5 जनों को तो नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर शर्मा ने जो एडवर्टाइजमेंट किया है यह है हमारा जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में हम
पब्लिक एट लार्ज को ऑफर करते हैं, उनमें से कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, बट यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए उसको नॉलेज होनी चाहिए ना कि इस तरीके का ऑफर कोई पब्लिश हुआ है। आप एक्ट करो, एक्ट करने से पहले आपकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर राम ने उस बॉय को ट्रेस कर लिया, सब्सिक्वेंटली उसकी नॉलेज में आया। तो ये इम्पॉर्टेंट है यही चीज़ कि जो राम है वो उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंगली अगर एक्ट कर रहा है तो एक्ट करने से पहले उसकी नॉलेज में होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर राम जो है वो एंटाइटल्ड नहीं होगा उस रिवॉर्ड के लिए। सो यहाँ पर आपको दो चीज़ें और पता चल गई। जो ऑफ़र है या प्रपोजल जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक स्पेशल और एक जनरल। यहाँ पर मैं आपको 2 अदर टाइप्स ऑफ ऑफ़र भी बता देती हूँ। एक होता है हमारा काउंटर ऑफ़र, एक होता है हमारा क्रॉस ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र, जैसे आप कहीं पर भी मार्केट में जा रहे हो तो काउंटर होता है शॉप पर, शॉप के उस तरफ जो मतलब काउंटर के उस तरफ अगर आप देखो तो शॉपकीपर होता है, काउंटर के इस तरफ आप होते हो। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक तरीके से अगर आप कुछ भी सामान लेने गए हो तो इंडिया में बहुत फेमसली या बहुत फेमस है ये चीज़, बार्गेनिंग करते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, भैया ये इतने का नहीं इतने का लगा लो। और बार्गेनिंग जब आप कर रहे होते हैं तो काउंटर के उधर एक पर्सन होता है, काउंटर के इधर एक पर्सन होता है। तो काउंटर से आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, बार्गेनिंग। यहाँ पर बार्गेनिंग हो रही है। ए ने बी को कोई ऑफ़र दिया और बोला मैं अपना हॉर्स आपको 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? बी ने एक वापस से ऑफ़र कर दिया, क्या बोला कि नहीं मैं आपका हॉर्स 10,000 में नहीं, मैं तो 6,000 में खरीदूँगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बार्गेनिंग हो रही है कि 10 में नहीं 6 में। फिर वापस से वो बोल रहा है 6 में नहीं 8 में, 8 में नहीं 5 में। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, बार्गेनिंग चल रही है। तो यहाँ पर ए जो था सबसे पहले क्या था, वो पर्सन था जो ऑफ़र दे रहा था। ए ने बी को ऑफ़र दिया, अब बी ने भी क्या करा, उस ऑफ़र को चेंज करके उसमें कुछ एक नया ऑफ़र दे दिया। अब ए ने क्या किया, फिर वापस से कोई एक नया ऑफ़र दे दिया बी को, फिर बी ने वापस से कोई नया ऑफ़र ए को दे दिया। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज़ क्या हैं, दोनों पार्टी प्रपोजर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। कहानी आगे कब बढ़ेगी, जब एक पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा उसको, तभी वो प्रॉमिस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्टी को अपना जो ऑफ़र है उसको छोड़कर या उसको हटाकर दूसरे के ऑफ़र को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस ऑफ़र के अंदर भी सिमिलर है कुछ कि ए और बी दो पार्टीज़ हैं। ए ने बी को ऑफ़र करा और बोला क्या तुम मेरा हॉर्स 20,000 रुपये में खरीदोगे? और बी ने ए को ऑफ़र करा क्या तुम अपना हॉर्स मुझे 20,000 रुपये में बेचोगे? तो सिमिलर ऑफ़र हो गए ना, क्रॉस आइडेंटिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राम अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ लोकल कॉलेज एंड द गवर्निंग बॉडी passes a resolution appointing him. After the meeting, one of the members of the governing body privately informed him of the resolution. Subsequently, the resolution was resigned. राम claims damages. देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, राम ने एक प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करा कोई लोकल कॉलेज में, जो गवर्निंग बॉडी थी उसने एक रेजोल्यूशन पास करा और ये बोला कि भाई हम इस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं। आफ्टर द मीटिंग वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी प्राइवेटली इन्फॉर्म्ड। अब यहाँ पर मीटिंग में डिसाइड हो गया था अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, बट मीटिंग ख़त्म होने के बाद एक मेंबर जो था वो समझ लो राम के नेबर था, राम के पास ही रहता था या उसका फ्रेंड था, उसको जानता था, उसने प्राइवेटली, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, प्राइवेटली इन्फॉर्म कर दिया उसको उस रेजोल्यूशन के बारे में और बता दिया कि भाई तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो चुका है। राम हो गया बहुत खुश, उसने मिठाइयाँ बंटवा दी कि भाई मेरा तो अपॉइंटमेंट हो चुका है। लेकिन सब्सिक्वेंटली जो रेजोल्यूशन था वो क्या कर लिया गया, कैंसिल कर दिया गया, रिसाइंड कर दिया गया, ठीक है, रिसाइंडेड। राम ने क्लेम करे डैमेजेस, भाई पहले तो आपने मेरा अपॉइंटमेंट कर दिया, अब आपने मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो इस तरीके से राम हो गया गुस्सा। अब यहाँ पर क्या राम जो है डैमेजेस क्लेम कर सकता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नहीं, राम जो है वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। सिंपली क्यों? क्योंकि राम ने अप्लाई करा था पोस्ट के लिए, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जो वो पर्सन था, जो मीटिंग में जो जितने भी मेंबर्स थे उनमें से एक जो मेंबर था उसने प्राइवेटली इन्फॉर्म किया था राम को। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो हो गया, ठीक है, मान लिया कम्युनिकेशन हो गया, बट क्या वो कम्युनिकेशन ऑफिशियल कैपेसिटी में किया गया था?
नहीं। सो यहाँ पर वो कम्युनिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पर राम भी जो है डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राम प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू शर्मा एट अ सर्टेन प्राइस। राम ने प्रपोज करा लेटर के थ्रू शर्मा को कि एक सर्टेन प्राइस पर मैं अपना घर तुम्हें बेचना चाहता हूँ। जो कम्युनिकेशन है वो प्रपोजल की वो कब कंप्लीट मानी जाएगी? तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तब कंप्लीट मानी जाएगी जब शर्मा को वो लेटर मिल जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द शर्मा।